हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नई प्रश्नावली लेकर के आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में गणित की 3 शाखाओं का अध्ययन कर लिया है, जिनको आप अंक गणित 1 से लेकर 5वीं तक आपने किया है। छठी क्लास में आपने 2 शाखाओं का अध्ययन किया है, जिसे बीजगणित और ज्यामिति का नाम दिया गया था। 8वीं क्लास में आपने एक और शाखा, नई शाखा आपने सीखी थी, जिसका नाम था ठोस ज्यामिति, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु आते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपने ले ली थी। 9वीं और 10वीं में घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं। अब 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में गणित की एक नई शाखा आपके आ चुकी है, जो पहले से ही थी वैसे तो, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप यदि इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप जीवन में नहीं भूलेंगे। किसी तरह का कोई रट्टा नहीं लगाना है, इसको क्रम से सीखेंगे तो आप जाकर के इससे कामयाबी पा सकते हो। मेरा अपना मानना है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, जिस बच्चे को बहुत कम मैथ आता है, केवल जोड़ घटाव और गुणा भाग आते हैं, वो बच्चा भी त्रिकोणमिति को आसानी से कर लेता है, रुचि करके कर लेता है। इसलिए मेरा आज प्रयास है कि मैं इस प्रश्नावली को शुरू करूं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रि मानी 3, कोण कोण होते हैं और मिति का अर्थ है माप, अर्थात 3 कोणों की माप। आपको पता है जिस आकृति में 3 कोण होते हैं उस आकृति में 3 ही भुजाएं होंगी। किसी भी आकृति में जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी, और 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों का वैसे तो एक लेसन अलग से 3-4 घंटे का, अगर ज़्यादा समय ले तो और ज़्यादा समय लग जाएगा, उनकी रचनाएं वगैरह वगैरह, लेकिन वो फिर कभी छेड़ूंगा मैं। लेकिन यहाँ केवल एक त्रिभुज का मुझे जिक्र करना आवश्यक है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण के बारे में आप जान चुके हो, कोणों के प्रकारों के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कभी अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आपके सामने त्रिभुज ABC मैंने बना दिया है, जिसका बी कोण 90 डिग्री है। यहाँ एक निश्चित याद रखने वाली बात है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में याद रखिए, केवल भुजाओं के नाम समकोण त्रिभुज में ही होते हैं, अन्य में नहीं होते। तो ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं का आपसी संबंध ज्ञात करने के लिए एक गणितज्ञ थे, जिनको पाइथागोरस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये पाइथागोरस कोई यूनानी गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ थे, जिनका नाम था बोधायन। और इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय के साथ साथ बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि बोधायन हमारा भारतीय नाम है। बोधायन प्रमेय ये है, या पाइथागोरस प्रमेय ये है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग माने घात 2 अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों का योग, ये वर्ग है, ये वर्ग है, यहाँ योग है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाओं को नाम दे दिए गए हैं आधार और लंब। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि इसका पक्षांतरण करने हमें लंब स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बड़ी है, बड़ी के वर्ग में से अन्य छोटी का वर्ग घटा देते हैं। इसी प्रकार यदि हमें आधार स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये एक सूत्र आप लोगों ने छोटी क्लास में 8वीं और 7वीं में आपने जरूर किया होगा। तो ये तो था, मैंने भुजाओं के नाम लिख दिए, आधार, कर्ण और लंब। लेकिन त्रिकोणमिति में अब थोड़ा सा मैं यहाँ एक छोटी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ आइए, सबसे पहले मैंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये मैं नोट कर देता हूँ। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये नोट करना आपको, को कर्ण कहते हैं।
जो पहले भी आपको पता है। उसके बाद दो नाम और बच गए, आधार और लंब। वो आधार और लंब क्या है वो ज्ञात करने के लिए आपको कोण दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक थीटा कोण ले लिया, 9वीं क्लास के बच्चों के लिए ये थीटा नाम नया है। ये जो प्रतीक है इस प्रकार का, ये तो क्यू ऐसे लिख देंगे तो, और ये कर दें ऐसे, तो इसको कहते हैं थीटा। और कोणों को अमूमन त्रिकोणमिति में थीटा द्वारा भी लिखा जा सकता है। थीटा, ये फाई है, ये साई है, ये डेल्टा है, ये कोणों के नाम है। ये थीटा कोई लैटिन भाषा का अक्षर है। तो ये मैंने कोण दे दिया थीटा, इसको दिया गया कोण कहूंगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। नंबर दूसरी बात, थीटा कोण को मैं यहां लिख रहा हूं, दिए गए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये लंब को अंडरलाइन कर देता हूं। यहां लंब का निर्धारण भी हो चुका है। सबसे पहले कर्ण का निर्धारण कर लिया हमने। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में ऐसी एक कर्ण है। मैंने कोण थीटा दे दिया, ये कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तीसरी भुजा बच गई और तीसरा नाम भी बच गया। उस तीसरे बचे हुए नाम को बचा हुआ नाम दे देते हैं। बची हुई भुजा को बचा हुआ नाम दे देते हैं। तो ये नंबर 3 क्या है, शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। ये लो, 3 नाम, 3 बातें आप याद रखनी है, बड़ी रोचक है ये बातें। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। दिए गए कोण अर्थात थीटा, यहाँ दिया गया थीटा, हालांकि कोई और मैं एग्जांपल ले लूंगा, उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तीसरी भुजा जो बच गई उसको तीसरा बचा हुआ नाम कहते हैं, अर्थात उसे आधार कहते हैं। अब इसको मैं बदल देता हूं, इस चित्र को मैं आपसे लंब, आधार और कर्ण पूछूंगा। ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज का नाम PQR ले लिया। ये लगभग 90 डिग्री का सा दिख रहा होगा आपको। ये 90 डिग्री का PQ और R नाम ले लिया। मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण का नाम बताइए। नंबर 1 लाइन आप पढ़ेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर आपका उत्तर होगा PR होगा। कर्ण आपका PR है, कोई शक नहीं इस बात में। अब मैं आपसे पूछूं लंब कौन सी भुजा होगी। यहाँ आप लोग बच्चे अमूमन ये कहेंगे जी लंब ये होगी, कोई कहेगा ये होगी, अर्थात QP होगी या QR होगी। यानी सारे बच्चों का एक मत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नंबर दूसरी बात मैंने कहा था, थीटा कोण या दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यहां मैंने कोई कोण नहीं दिया, न तो ये कहा यहाँ थीटा है, न कहा ये थीटा है, इसलिए आप कंफ्यूज न हो। ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। इसलिए आप जैसे कि कोई बच्चा उठ करके कहेगा कि दिया गया कोण कौन सा है, और मैंने दिया गया कोण यहाँ निर्धारित नहीं किया, इसलिए आप कोई प्रतिबंधित नहीं हो। ये भी लंब बोल सकते हो, ये भी लंब बोल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ दिया गया कोण ये ले लिया। कोण का नाम है P या थीटा। अब ये थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और ये तीर लगा रहा हूं मैं, ये तो कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और दिया गया कोण यहाँ थीटा हो गया, इसके सामने की भुजा लंब होगी, इसलिए लंब का नाम होगा QR, या इसको RQ भी कह सकते हैं। तीसरा नाम क्या बचा? आधार। तीसरी भुजा कौन सी बची? PQ बची। आपने ये निर्धारण कर लिया और ये सीख गए तो आपको लगभग त्रिकोणमिति को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आइए मैं इसी चित्र को बदल रहा हूं, इसी चित्र को बदल करके, और मैं ऐसे ही बना रहा हूं ये चित्र, और इसका नाम कोई और दे देता हूं।
पी क्यू आर एस सी डी और ई नाम दे दिया मैंने। यहां ले लिया मैंने कोण ई के लिए, कोण ई के लिए, और ये लाइन मार दी मैंने। यहां ले लिया मैंने कोण सी के लिए। बस ये लास्ट है कोण को समझने, भुजाओं को समझने के लिए। अब कोण ई के लिए यहां मैंने थीटा नहीं लिखा तो कोई अचरज वाली बात नहीं है, मैंने कोण ई ले लिया यहां। मैं आपको कोण ई के लिए सबसे पहले कर्ण पूछ रहा हूं। ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और आपने किसी ने बच्चे ने ये बता दिया कि कर्ण ईसी होगा, निश्चित है। यहां भी मैं कोण सी के लिए कर्ण पूछ रहा हूं, तो आपका उत्तर, अधिकतर बच्चों का उत्तर ईसी ही होगा, क्योंकि एक ही लाइन याद थी कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ कर्ण ईसी है, यहाँ भी कर्ण ईसी है। कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिया गया कोण चाहे कोई भी हो, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अब आइए कोण ई के लिए मैंने आपसे पूछ लिया लंब क्या होगा, और कोण सी के लिए मैंने पूछ लिया लंब क्या होगा, ये बताना है आपको। अब कोण ई दिया हुआ है, कोण ई पे बैठ जाइए, कोण ई से सीधा टक्कर मारे और भुजा सीडी के जाके के टक्कर लगेगी, इसलिए भुजा सीडी इसका लंब होगा। ये कोण ई दिया हुआ था पहले। अब यहां कौन सा दे दिया, सी दे दिया। सी कोण के लिए लंब क्या होगा, सी के कोण से निकल करके और सीधे दीवार के टक्कर लगाओगे, उस भुजा का नाम होगा डीई होगा। देख ले यहां तो लंब सीडी है, यहां लंब डीई है। अब यहां आधार क्या होगा, यह आधार, क्योंकि लंब यहां सीडी है, लंब यहां कौन सा था, सीडी था कोण ई के लिए, तो आधार बच गया डीई। और यहां आधार क्या होगा, यहां आधार आप बता सकते हो, आधार होगा यहां सीडी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिए गए कोणों पर आपके आधार और लंब निर्भर करते हैं, ये याद रखिए। अर्थात थीटा कोण या दिए गए कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और तीसरी भुजा का नाम जो बच गया उसका नाम, बचा हुआ नाम होगा आधार होगा। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये तो बातें थी दिए गए कोणों के लिए। अब मैं यहां सीधा त्रिकोणमिति पे आता हूं। त्रिकोणमिति की बहुत अच्छी शाखा है, ये कमजोर विद्यार्थी भी कर पाते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये तीनों बातें मेरी लिखी रहेगी। अब आइए हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात को निष्पत्तियां भी कहते हैं, निष्पत्तियां। ये 6 त्रिकोण निष्पत्तियां यदि आप याद कर लोगे तो त्रिकोणमिति आपको बड़ी आसान हो जाएगी। मैं हिंदी में भी इनके नाम लिखूंगा, क्योंकि 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए 1-2 दिन दिक्कत आएगी। पहले का नाम है SIN और थीटा, ये कौन थीटा है, यहां मैं फिर चित्र बना रहा हूं। ABC त्रिभुज ले लिया, ये कौन थीटा दे दिया मैंने, ये कौन 90 डिग्री दे दिया, निश्चित तय है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, निश्चित तय दिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब आइए पहले का नाम है साइन थीटा, साइन और थीटा, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। और साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, और उसे कहते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का अंग्रेजी में कोई अर्थ नहीं है, इस साइन का अंग्रेजी में कोई अर्थ नहीं है, थीटा नहीं लगाएंगे तो निरर्थक हो जाएगा ये गणित में भी। इसलिए थीटा क्या है याद रखिए, दिया गया कोण है। यहाँ यदि मैं यहाँ ए ले लूं तो भी दिया गया कोण होगा, फिर उसको बोलूंगा साइन ए। यदि यहाँ मैं सी ले लूं तो दिया गया कोण होगा सी। इस चित्र के लिए बी नहीं ले सकता, याद रखिए कोण ए और सी दोनों 90 डिग्री से कम है, अर्थात कोण ए और सी न्यून कोण है और ये समकोण है। तो अब आइए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, और दूसरा COS कोस और थीटा, इसको हिंदी में लिख देता हूं कोस थीटा
एक दिन या 2 दिन दिक्कत आएगी। और कोस थीटा किस किस भुजा का अनुपात होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। मैं आई लिख रहा हूं केवल, आधार बटे कर्ण। नंबर तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका नाम होता है TAN, टैन थीटा, या इसको मैं टैन लिख दूं और आगे थीटा लिख दूं तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। और टैन थीटा होता है लंब और आधार का अनुपात, लंब बटे आधार। अब आइए चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे कहते हैं COT, कोट थीटा। अंग्रेजी में लिख दिया मैंने COT, हिंदी में लिख देता हूं कोट थीटा। और आगे होगा आधार बटे लंब का अनुपात, यानी आधार और लंब का अनुपात होता है ये कोट थीटा, आधार बटे लंब। पांचवें त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है SEC, थीटा आगे लगा देंगे सेक थीटा, इसको कहेंगे सेक थीटा। और सेक थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात होगा? कर्ण और आधार का अनुपात होगा, कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा कहलाता है। पांचवा छठा और आखिरी होगा कोसेक, COSEC, इसके आगे को लगा दो, एस को छोटा कर दें, कोसेक थीटा। और इसको हिंदी में लिख देता हूं को, और सेम टू सेम सेक ये वाला, और वो थीटा भी सेम टू सेम, और वो होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आज से ये मान के चलिए कि आपकी क्लास के 6 नए साथी हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। इन सब के नाम आप तभी याद रख पाओगे जब रोज इनसे परिचित रहोगे। ये एक दिन आकर के चले गए, 10 दिन के बाद आएंगे तो आपको नाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए इनको क्रम से याद रखेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोशक थीटा कर्ण बटे लंब। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं रखता। महत्व का अर्थ उनके लिए बड़ा आसान है क्योंकि उन्होंने 9वीं क्लास में याद कर लिया। लेकिन 9वीं क्लास वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ और आगे वो अंग्रेजी में भी लिख दिया है, और अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, ये कोई हिंदी नहीं लिखी जाती। अब आइए इनको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे 3 याद है, हकीकत है, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए 3 ही याद है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। उसके बाद मुझसे ये पूछे तो मैं मनन करके बता देता हूँ। अब आइए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोशक थीटा कर्ण बटे लंब याद हो गया। और अमूमन कुछ लोग ये भी बताते हैं LAL के डबल के ए, लाल बटे कक्का बोलते हैं। ल का अर्थ लंब नहीं होता, हालांकि वैसे ही एक देसी जुगाड़ पढ़ा दिया। ए का अर्थ आधार नहीं होता, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। एल का अर्थ लंब यहाँ लिख दिया किसी ने। के का अर्थ कर्ण नहीं होता, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसके का अर्थ भी कर्ण नहीं होता, ए का अर्थ भी आधार नहीं होता। लेकिन वैसे हम जो कि हिंदी मीडियम की बातें कर रहे हैं, लाल बटे कक्का। सबसे पहले यदि आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात होगा? एल और के का, यानी लंब और कर्ण का अनुपात होगा। दूसरा कोस थीटा आधार बटे कर्ण, ए बटे के आधार बटे कर्ण, ए बटे के मत लिखना गलत हो जाएगा। टैन थीटा लंब बटे आधार, एल बटे ए, एल माने लंब बोला है और ए का अर्थ आधार। ये आपने 3 याद रख लिए इस सूत्र द्वारा। उसके बाद आप चौथा याद करोगे। चौथा जो है वो कोट है, कोट टैन का उल्टा होता है। कोट थीटा बराबर लंब बटे आधार, सॉरी टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, उल्टा हो गया। अब यहाँ इनके ये लाल बटे कक्का आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो। अब यहाँ देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोशेक थीटा कर्ण बटे लंब, ऐसे भी याद रख सकते हो। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोशेक थीटा कर्ण बटे लंब।
पहला पांचवें का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इसका अंश हर में चला गया, इसका हर अंश में आ गया, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, युज विलोम या युज प्रतिलोम। व्युत्क्रम ले लूं मैं 1/2 का व्युत्क्रम, 1/2 का व्युत्क्रम और 2/1 हो जाएगा। अंश हर में बदलेगा, हर अंश में बदलेगा। पता आप लोगों को ये अंश होता है, ये हर होता है, तो ये तो ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो व्युत्क्रम कहूंगा मैं इसको। व्युत्क्रम या विलोम मान लेते हैं आप। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोशेक थीटा कर्ण बटे लंब, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। याद रह जाएगा। tan थीटा लंब बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब। ये 6 विद्यार्थी हैं जो नए विद्यार्थी आप लोगों के पास बैठते हैं, आज से आने लगे, इन सब के नाम याद रख लो। और दरअसल में साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है, कोस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है, tan थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है। अगर आपसे कुछ सुने कि भुजाओं के अनुपात में साइन थीटा क्या होता है, प्रश्न ये होगा अगले का, भुजाओं के अनुपात में साइन थीटा को क्या कहते हैं, आप कहोगे लंब और कर्ण। अर्थात ये कह दे भुजाओं के अनुपात में साइन क्या है, आप कहोगे लंब अनुपात कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात मानी भाग होता है, यानी लंब अनुपात कर्ण। मैं यूं भी लिख सकता हूं, लंब अनुपात कर्ण। अब ये लंब और कर्ण का अनुपात इस दिए गए कोण पर निर्भर करता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आइए ये मिटा देता हूं, या आप उतार लिया होगा। अब मैं आपको आगे इनके आपसी संबंध बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एक दिन का आज का आ जाएगा तो सब कुछ आपको बड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा। संबंध और ऊपर ले देता हूं, त्रिकोणमितीय संबंध। त्रिकोणमितीय संबंध कहते हैं इनको। अब ये संबंध आपने ज्ञात कर ही लिया था, अभी मैंने कहा साइन थीटा कोशेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोशेक थीटा। समझ गए होंगे, व्युत्क्रम होता है, अंश को हर में बदलते हैं। तो कोशेक थीटा बराबर क्या होगा, या लगा देता हूं COSC, कोशेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। अब ये बटे में लगा दूं इसके, चाहूं तो फिर मिटाऊंगा मैं, इसको इससे गुणा कर लें, इसको इससे गुणा कर लें। अब मिटा रहा हूं, एक को एक से गुणा किया, एक आया, साइन थीटा को कोशेक से गुणा किया तो साइन थीटा गुणा कोशेक थीटा हो जाएगा। कोशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात पहले त्रिकोणमितीय अनुपात और आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल 1 होता है। दोबारा बता रहा हूं, साइन थीटा बराबर 1/कोशेक थीटा और कोशेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। साइन थीटा और कोशेक थीटा का गुणनफल 1 होता है, ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध नंबर नहीं लिखा मैंने, दूसरे में मौखिक बता रहा हूं, कोस थीटा का संबंध है सेक थीटा से और सेक थीटा का संबंध है कोस थीटा से। तो क्या लिखूं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और या क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ये आपका आपसी संबंध होगा। वज्र गुणा कर लें, बटे में 1 लगा करके, यदि यहां बटा 1 लगा दूं, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो क्या मिलेगा, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। ये आपका दूसरा संबंध हो चुका है, और ये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहला त्रिकोणमितीय संबंध था और ये दूसरा था। साइन थीटा का संबंध कोशेक थीटा से है, तो कोशेक थीटा का संबंध साइन थीटा से, और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। पहले और आखिरी का गुणा, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा कहते हैं और आखिरी को कोशेक थीटा कहते हैं। इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। इसी प्रकार दूसरे और पांचवा व्युत्क्रम होता है। कोस थीटा नाम है दूसरे का, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है, और दोनों का गुणनफल भी 1 होता है। अब जो बच गया वो बच गया, तीसरा और चौथा।
टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, या ये लिख सकता हूं मैं कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये समझ। या फिर से लिख सकता हूं मैं, बटे में 1 लगा दूं, वज्र गुणा कर लो इसको इससे गुणा, तो आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। ये आपका तीसरा त्रिकोणमितीय संबंध प्राप्त हो चुका है। इतना याद रह जाएगा, बहुत आसान है। अगर आप क्रम से याद करोगे, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये याद रखना जरूर पड़ेगा, साइन कोस टैन कोट सेक और कोशेक, ये छहों के नाम आपको क्रम से याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कमजोर बच्चे जरूर ये दिमाग में सेटलमेंट कर लेते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप 10 मिनट याद करोगे तो याद हो जाएंगे, फिर ये चीजें आपको बड़ी बोनी लगने लग जाएंगी, इनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोशेक थीटा कर्ण बटे लंब, दोनों याद हो गए। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। मैंने कहा ये 3 याद है, इनके संबंध मुझे याद है, इसलिए मैं ये अपने आप याद कर लेता हूं। इसके बाद 2 विशेष संबंध है, ये विशेष लिखूंगा इनको, ये विशेष संबंध है। इन विशेष संबंधों का उपयोग खूब आएगा। और पहला विशेष संबंध है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये अर्थात तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पहले और दूसरे का भाग होता है, अर्थात tan थीटा बराबर साइन थीटा भाग कोस थीटा, या साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब दूसरा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि tan का व्युत्क्रम कोट था, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका व्युत्क्रम ये है तो इसको भी व्युत्क्रम कर दें, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपके 2 विशेष संबंध प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ तक संबंधों तक आपकी 2 प्रश्नावलियां बड़ी आसानी से हो जाएंगी। इनको क्रम वाइज याद कर लेना। इनका यदि आप सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले ले, अन्यथा जब इससे आगे जब करवाऊंगा तो मेरा राइट हैंड की तरफ बोर्ड पर ये लगभग सूत्र छोटे छोटे अक्षरों में आपको लिखे हुए मिलेंगे। अब आ जाओ इसके आगे, इसके आगे ये लिखा रहेगा, ये बिटोरा, इसके आगे जो है वो सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाओं का अर्थ होता है समीकरण है। सर्वसमीकाओं से पहले थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं, 1 मिनट की बात है। संक्षिप्त नाम, और विस्तृत नाम। चलो ये बताना आवश्यक। साइन थीटा संक्षिप्त नाम यही है, थीटा ना लगाओ, साइन का संक्षिप्त नाम साइन ही है, लेकिन इसका विस्तृत नाम की जो स्पेलिंग है उसमें ई लग जाएगा, साइन नाम वो रहेगा लेकिन स्पेलिंग बदल जाएगी। कोस थीटा में सी ओ लगा दें और एस लगा दें, पहला अक्षर ले लें, कोस थीटा में थीटा लगा देता हूं। ये तो शॉर्ट नेम है, विस्तृत नेम सी ओ लगा दें, ये सेम स्पेलिंग लिखते हैं, कोसाइन बोलते हैं इसको। नंबर 3 संक्षिप्त नाम हमारा जो मैंने लिखा था वो संक्षिप्त लिखा है tan, और विस्तृत नाम होता है टेंजेंट, ये टेंजेंट। अगले में संक्षिप्त नाम होता है कोट, इसके आगे सी ओ लगा दें, टी को छोटा कर दें, सेम लिखते हैं, कोट टेंजेंट, कोट टेंजेंट, ये कोट टेंजेंट। और लास्ट सेकंड लास्ट है संक्षिप्त नाम, मैंने तो लिखा था सेक थीटा, और संक्षिप्त नाम होता है सीकेंट,
SECANT, सीकेंट थीटा। और जो आखिरी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको मैंने संक्षिप्त में लिखा है कोशेक, और संक्षिप्त विस्तृत नाम होता है कोसिकेंट। ये थीटा लगाता हूं यहाँ। साइन किताबों में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। कोसाइन बोल सकते हैं, लिखा हुआ ये मिलेगा, कोस बोलेंगे उसको। टेंजेंट बोल सकते हैं, लिखा हुआ ये मिलेगा। कोटेंजेंट बोल सकते हैं, लिखा हुआ ये मिलेगा। और सिकेंट लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। सिकेंट बोल सकते हैं, ये सिकेंट ही है दरअसल। और कोसिकेंट को कोशक लिखते हैं। साइन साइन के बोलने में कोई फर्क नहीं है। इसको आप कोसाइन भी कह सकते हो, कोस भी कह सकते हो। इसको टेंजेंट भी कह सकते हो, टेन भी कह सकते हो। इसको कोटेंजेंट भी कह सकते हो, कोट भी कह सकते हो। इसको सिकेंट भी कह सकते हो और सेक भी कह सकते हो। ये कोसिकेंट भी बोल सकते हो और कोशक मैंने लिखा हुआ पड़ा है। ये सब मैंने संक्षिप्त नाम लिखे हैं। हमारी किताबों में केवल संक्षिप्त नाम लिखे हुए मिलेंगे। विस्तृत नाम आपसे कोई पूछ ले तो ये विस्तृत नाम है, ये संक्षिप्त नाम है। इसके बाद आइए सर्वसमीकाएं। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में ये है, चाहे 9वीं में मिल जाए चाहे 10वीं में मिल जाए। अब आइए सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं समीकरण होते हैं। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात पहले अनुपात का स्क्वायर और दूसरे अनुपात के स्क्वायर का योग 1 होता है। याद करनी पड़ेगी भाई। या पक्षांतरण कर देता हूं मैं यहाँ मैं पक्षांतरण कर देता हूं। साइन को मैंने लेफ्ट में था और लेफ्ट में ही रख लिया। साइन स्क्वायर यहीं रख लिया, थीटा का थीटा बराबर का चिन्ह यहां लगा दिया। राइट हैंड में जो पड़ा था उसको राइट हैंड में ही रहने दें। एक राइट हैंड में था, कोस स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ये पहला सर्वसमीका। मुख्य सर्वसमीका याद रखोगे। पक्षांतरण करने के बाद दूसरी सर्वसमीका। या मैंने साइन स्क्वायर रखा था लेफ्ट हैंड में, अब मैं लेफ्ट हैंड में कोस स्क्वायर रख लेता हूं बराबर। राइट हैंड में क्या था, एक पड़ा हुआ था। अब साइन स्क्वायर को उठा करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ले जाऊंगा। साइन स्क्वायर के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ है प्लस का, माइनस का हो जाएगा। ये सर्वसमीका मुख्य थी और इसके लिए अन्य रूप आपने पक्षांतरण करके प्राप्त कर लिए। कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये आप याद रख लें। पक्षांतरण करने के बाद अन्य दोनों रूप आप प्राप्त कर लें। यदि आप चाहो घात हटाएं इसकी, तो यहाँ घात हटा करके आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर, यदि लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हटाएंगे राइट हैंड साइड का वर्गमूल हो जाएगा। मैंने बार बार बोलता हूँ वर्ग हटाया वर्गमूल हो जाएगा, तो ये आपका सूत्र ये मिल जाएगा वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर यहाँ से आप घात हटाओगे कोस थीटा बराबर करोगे तो राइट हैंड साइड का फिर से वर्गमूल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा। या आप कह सकते हो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कह सकते हो साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर लिख सकते हो वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा के चक्कर में मत रहना, थीटा दिया गया कोण है। यदि यहाँ ए कोई लिख देगा तो यहाँ भी ए लिखा मिलेगा, याद रखेंगे आप। ए कोई कोण है, यहाँ थीटा लिखा है मैंने। यदि बी लिख दे तो बी यहाँ और बी यहाँ होगा। अब ये पहली सर्वसमीका का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी सर्वसमीका मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फिर से राइट हैंड साइड के हिस्से में लिख देता हूँ।
और ये दूसरी सर्वसमीका आपकी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये तो याद करनी ही पड़ेगी। आई कैसे, ये इनका आने का भी कारण है पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इतना समय खराब होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये मुख्य याद रख लेना, पक्षांतरण कर लो याद लगा करके। tan स्क्वायर लेफ्ट हैंड में रख लें, बराबर का चिन्ह लगा दें, राइट हैंड में वो का वो लिख दें, एक का पक्षांतरण कर दें, एक क्योंकि प्लस की है राइट हैंड में जाकर के माइनस की हो जाएगी। ये दूसरा सूत्र यानी सर्वसमीका। या यहाँ हमने पहले अब tan रखा था, अब 1 रख लें, 1 रख लिया, बराबर का चिन्ह लगा दें, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो पड़ा है वो का वो लिखते हैं, और sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा लिख दें। ये आपकी दूसरी सर्वसमीका प्राप्त हो चुकी है। नंबर तीसरी सर्वसमीका, और तीसरी सर्वसमीका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी तक तो आपको नाम याद नहीं होंगे, धीरे धीरे नाम याद कर लें, 1 दिन में 2 दिन में याद हो जाएंगे, उसके बाद ये याद हो जाएगी। या पक्षांतरण कर दें, cot स्क्वायर यही रख लें, कोसेक स्क्वायर पड़ा हुआ है और कोसेक स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है और माइनस का 1 हो जाएगा। ये दूसरा आपकी सर्वसमीका। इसका पक्षांतरण फिर से कर लें, 1 लेफ्ट हैंड में रख लें, कोसेक स्क्वायर आपका पड़ा हुआ है और माइनस cot स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। ये आपकी तीनों सर्वसमीकाएं हो गई है। इन सर्वसमीकाओं का अर्थ ये एक तरह का समीकरण है, अर्थात थीटा का मान जितना यहाँ है उतना ही यदि यहाँ हो तो इसका मान 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कह दूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1 होगा। ये आगे जाकर के डिग्री वगैरह फिर आएंगी। यहाँ थीटा लिख देता हूँ, ये थीटा। इसके बाद आ जाइए, मैं सारणी बता देता हूँ, और ये सारणी बड़ी महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण हैं। ये सर्वसमीका यदि आपको याद नहीं होगी तो 10वीं क्लास के लिए 4 नंबर का सवाल आता है जिसमें अथवा भी आता है, हो सकता है कई बार 6 नंबर का आ जाता है जिसमें 3-3 अंक, अब की बार तो 3-3 अंक के 2 आए थे। 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो इन सर्वसमीकाओं पे आधारित थे। इसके बाद आइए ठीक है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, नहीं है। आगे सही है, चलिए अब आइए उसके बाद अपने एक सारणी कर लेते हैं, और ये सारणी आपको बनाने की तकनीक आनी चाहिए, बाकी सारणी में कुछ नहीं है। या मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, या कोस थीटा लिख देता हूँ, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, या tan थीटा लिख देता हूँ, या कोट थीटा लिख देता हूँ, और ये सेक थीटा लिख देता हूँ, और ये कोसेक थीटा लिख देता हूँ। पहले ये सारणी में इस तरह की लाइनें लगा देता हूँ ताकि करना है मान को। यहाँ डिग्री लिख देता हूँ, यहाँ थीटा का मान है भाई ये 0 डिग्री, ये थीटा के साथ में 0 डिग्री आएगा, और ये फिक्स सारणी कहलाती है, यहाँ 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये आपकी सारणी प्राप्त हो चुकी है, बना चुका हूं मैं। सबसे पहले आप याद करोगे साइन 0 डिग्री यह मान आएगा, साइन थीटा डालो 30 डिग्री, यहाँ 30 का मान याद रखना पड़ेगा, 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का मान यहाँ, साइन 90 डिग्री का मान यहाँ, 60 डिग्री का मान यहाँ, और 90 डिग्री का मान इस खाने में आएगा। इसी प्रकार
कोस 0 डिग्री का मान यहाँ, कोस 30 का मान यहाँ, कोस 45 का मान यहाँ, कोस 60 डिग्री का मान यहाँ और कोस 90 डिग्री का मान यहाँ आएगा। अब ये एक मान आप याद रख लेना, इसकी ट्रिक भी है, कोई ट्रिक नहीं चलेगी, आप याद रख लेना। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। होता क्या होता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा मैं फिर करूँगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, एक त्रिभुज बना दूं। ये आया कैसे, बड़ी त्रिभुज बना दिया मैंने ABC, ये 90 डिग्री, मैंने ये कोण ले लिया थीटा और थीटा का मान मैंने 30 डिग्री ले लिया। साइन 30 डिग्री क्या कह रहा है कि साइन थीटा होता है ये, याद धीरे धीरे आ जाएगा आप लोगों को, L/K लंब कर्ण होता है। साइन 30 डिग्री का 1/2 का अर्थ ये होता है, ये लंब है भाई, ये कर्ण है, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, दिया गया कोण कितना है 30 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये आधार है। चलिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का अर्थ क्या है, लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब यदि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 लंब बटा कर्ण, इसी के सामने लिख रहा हूं। साइन 30 डिग्री का अर्थ है लंब यदि 1 सेंटीमीटर है तो कर्ण 2 सेंटीमीटर होगा, ये याद रखिए। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। कब, जब थीटा का मान, ये थीटा का मान 30 डिग्री हो तो लंब यदि 1 सेंटीमीटर है तो कर्ण 2 सेंटीमीटर होगा। यदि लंब 2 सेंटीमीटर है तो कर्ण 4 सेंटीमीटर होगा। यदि लंब 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण 6 सेंटीमीटर होगा। अर्थात इनका अनुपात 1:2 ही रहेगा, तब जाकर के ये कोण 30 डिग्री का होगा। यदि ये कोण 30 डिग्री का है तो लंब 1 सेमी होगा तो कर्ण 2 सेमी होगा, ये होगा, ये इसका अर्थ ही है। अब यदि ये ले लो मैं 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ले लो मैं, ये दिया गया कोण क्या हुआ 45 डिग्री। यदि लंब 1 सेंटीमीटर है तो कर्ण वर्गमूल 2 सेंटीमीटर होगा। लंब 1 सेंटीमीटर और कर्ण होगा वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि मैं ये 60 डिग्री ले लेता हूं, ये 60, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब यदि वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण 2 सेंटीमीटर होगा, ये निश्चित होगा फिर। और पाइथागोरस प्रमेय का पालन होगा। आधार क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे। अब आइए, जब आपने साइन थीटा के मान याद रख लिए हैं, अब आओ कोस थीटा के मान कैसे करेंगे। अब थोड़ा याद रखने के लिए आया कैसे, क्यों आया, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। दोबारा, बटे में जहाँ 1 नहीं है वहाँ 1 लगा दें, हर 1 नहीं है हर 1 लगा दें, हर है ही नहीं किसी का तो उसका हर 1 ही होता है। साइन के मान आपने याद रख लिए, ट्रिक वगैरह क्या, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे लिख लेते हैं। 0/4 वर्गमूल कर ले, वर्गमूल कर ले, वर्गमूल कर ले, वर्गमूल कर ले, वर्गमूल कर ले। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 0 में 4 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 वर्गमूल में ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका प्रमेयीकरण कर लेंगे। 3 वर्गमूल में ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल 4 से 4 काट दो, या इसको काट देंगे 1/2, ये 1/2 रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा और ये बचेगा 1। ऐसे भी कुछ लोग बताते हैं, लेकिन कोई रखने की आवश्यकता नहीं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। साइन 0 डिग्री का मान 0/1 यानी 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 0। ये आपको केवल 5 मान याद रखने हैं और 6 सर्वसमीका 6 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं, 3 सर्वसमीका याद रखनी है और कोई विशेष नहीं है। अब जब आपने साइन की 1 मान, मुझे 1 मान याद है, निश्चित तौर पर 1 मान याद है। अब 90 डिग्री का मान यहाँ उठा के यहाँ रखो,
1/1 क्यों रखा बाद में जिक्र आएगा। उठा करके यहाँ ले आओ वर्गमूल 3/2 नंबर वाइज उठा के ले आओ, ये यही रहेगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। याद हो गया हो, रटने की आवश्यकता नहीं है। सारणी जब भी हम बनाते हैं तो रफ कार्य में सबसे पहले लास्ट पन्ने पे सारणी बना लेते हैं बच्चे। अब आइए आपने दो सारणियों के साइन का मान ज्ञात कर लिया और कोस का ज्ञात कर लिया। अब मैं साइन के बाद कोशक भर रहा हूँ, मैंने कोस बीच में वैसे ही भर दिया, कोशक भरना था मुझे। साइन का व्युत्क्रम कोशक होता है, हम पढ़ चुके हैं संबंधों में। कोशक होता है तो उसका व्युत्क्रम करके यहाँ लिख दो, उल्टा कर दो, इसका उल्टा करके अंश को हर को अंश में करके यहाँ लिख दो। इसका व्युत्क्रम कर दो वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दो 2/3 हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/1 ही रहेगा। ये आपका कोशक का मान बना गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस और सेक आपसी संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, व्युत्क्रम भी होते हैं। कोस और सेक आपसी रिश्तेदार होते हैं। कोस और सेक, कोस का जो मान है उसका व्युत्क्रम करके सेक वाले खाने में एज इट इज रख दो। इसका व्युत्क्रम किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम किया 2/3 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम किया 2/1 हो जाएगा, वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम किया 2/1 हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम किया 1/0 हो जाएगा। सारणी के 4 खाने आपको केवल एक याद था। इन मानों को यूं लिखते जाएं, ऐसे लिखते जाएं, ऐसे लिखते जाएं, ऐसे लिखते जाएं, दूसरा मान प्राप्त हो गया। साइन का व्युत्क्रम कोशक होता है, अंश को हर में बदल दें, यहाँ रख दें, इसके अंश को हर में बदल दें, यहाँ रख दें, अंश को हर में बदल दें, यहाँ रख दें, अंश को हर में बदल दिया, यहाँ रख दिया, अंश को हर में बदला, यहाँ रख दिया। साइन का मान याद होते आपको कोशक का मान याद हो जाएगा, कोस का मान उल्ट करके लिख दिया, कोस का याद होते ही आपको सेक का याद हो जाएगा। इसके बाद टैन, क्योंकि टैन हमें पता है विशेष संबंधों से मैंने लिखा था, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अर्थात यदि मैं ये कहूँ टैन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 में कोस 0 का भाग लगा दें। साइन 0 में यानी 0/1 में 1/1 का भाग लगा देंगे तो ये खाना मर जाएगा। इसी प्रकार 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग लगा देंगे, ये खाना मर जाएगा। 1/2 में 1/2 का भाग लगा देंगे, ये मर जाएगा। वर्गमूल 3/2 में 1/2 का भाग लगा देंगे, ये मर जाएगा। ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन शॉर्ट में ये याद रखो, अंश साइन का अंश ले लिया और कोस का भी अंश ले लिया और दोनों को भाग में रख दो। इसका अंश भाग इसका अंश, इसका अंश भाग इसका अंश, इसका अंश भाग इसका अंश, इसका अंश भाग इसका अंश और इसका अंश भाग इसका अंश 1/0। ये बड़ा आसान है। साइन का अंश बटे कोस का अंश, साइन का अंश बटे कोस का अंश, साइन का अंश बटे कोस का अंश, साइन का अंश बटे कोस का अंश आपने लिख दिया। अब टैन की सारणी पूरी भरने के बाद टैन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनको व्युत्क्रम करके लिख दो 1/0 व्युत्क्रम करके, वर्गमूल 3/1 व्युत्क्रम कर दें, 1/1 व्युत्क्रम कर दें, 1/3 और व्युत्क्रम कर दें 0/1। ये आपकी सारणी प्राप्त हो चुकी है। सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको साइन के मान याद रखने हैं। साइन के मान याद रखते ही ये सारणी जब भर पाओगे जब इनके आपसी संबंध आपको याद रखें। साइन का संबंधी कोशक है, व्युत्क्रम है, कोस का संबंधी सेक है, कोस का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कोस, टैन का व्युत्क्रम कोट और कोट का व्युत्क्रम टैन होता है। तो ये सारणी आपकी कंप्लीट होगी। इसमें यदि आप किताब में देखो इसके बटे में नहीं है, एक नहीं है, लगा दें तो कोई फर्क नहीं है, हटा दें तो कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं है। ये इस प्रकार ये हटा दें तो कोई फर्क नहीं और लगा दें तो कोई फर्क। अब यहाँ आइए 1/0 लगा दें, बटे में 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं है, हटा दें तो कोई फर्क नहीं है। 1/1 का अर्थ एक ही होता है। यहाँ आकर के देखिए 1/0 क्या होता है। 1/0 का अर्थ है 1 में 0 का भाग लगाना।
जीरो का पहाड़ा आता होगा, 0 एकम 0 बचा 1, 0 एकम 0 बचा 1, चलता रहेगा। इसलिए ये एक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ये अनंत कहलाता है। अनंत को लिखते हैं लेटा हुआ 8 को लेटा दो, 8 यूं है, इसको लेटा दें, थोड़ा खुला सा लिख दें, यूं सा लिख दें, और इस प्रकार ये लेटा हुआ 8 अनंत कहलाता है। और अनंत का ये सिंबल है, ये चिन्ह, ये लो अनंत। और अनंत को कहते हैं अपरिमित या अपरिभाषित। ये किसका चिन्ह है? अनंत का। अनंत इसको कहते हैं अपरिभाषित, अर्थात जिसकी कोई परिभाषा ना हो, या इसको कहते हैं अपरिमित, जिसकी कोई परिसीमा ना हो। और फिर कहते हैं 1/0। इसका प्रतीक क्या होगा? इस प्रकार का हो, जहाँ 1/0 उसको हटा के अनंत लिखते हैं। यहाँ इसको हटा करके आप क्या लिख सकते हो? 1/0 के स्थान पर आप अनंत लिख सकते हो। यहाँ नहीं लिख पाएंगे, यहाँ लिख दो 1/0 को आप अनंत द्वारा प्रकट कर दो। तो इस प्रकार यहाँ भी अनंत हो गया, और 1/0 ये रहा, यहाँ भी अनंत हो गया। यहाँ एनसीईआरटी में 10वीं क्लास में काफ़ी सवाल बनते थे, छोटे छोटे। सत्य या असत्य, जैसे मैं आपसे पूछ लिया tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ अपरिभाषित होता है, क्योंकि tan 90 डिग्री का मान 1/0 होता है। इसी प्रकार आपसे सवाल पूछ ले कि cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, आप कहोगे हाँ होता है, क्योंकि cot 0 डिग्री का मान 1/0 होता है, जिसको अपरिभाषित भी कहते हैं। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, आप कहोगे हाँ tan 45 का मान 1 होता है। सत्य है असत्य ये बताना। पूरी सारणी पर आप पूरा फोकस करिए, और इस पे आधारित एक प्रश्नावली 10वीं क्लास में है, जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आता है। हो सकता है 4 का भी आ जाए, हो सकता है 3 का भी आ जाए। इस प्रकार आगे थोड़ा सा और जिक्र करूंगा, मैं 2 मिनट का समय और लूँगा, क्योंकि फिर मेरे फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो जाएगी। और वो आता है पूरक कोणों की त्रिकोणमिति। एक लाइन लिख रहा हूँ, ये आपने 9वीं क्लास में 8वीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ बोल देता हूँ। पूरक कोणों की त्रिकोणमिति, फिर मेरे सारे सूत्र हो जाएंगे त्रिकोणमिति के। यहाँ एक नाम आया है पूरक कोण, किसे कहते हैं? परिभाषा खुद बताएंगे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2 डिग्री का पूरक 88 डिग्री, 10 डिग्री का पूरक 80 डिग्री, 20 डिग्री का पूरक 70 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री, 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री। मैं तो ये रटने के लिए बोल दिया कि आप रटते रहोगे। 2 डिग्री का पूरक 88 होता है, 10 का 80 होता है, 20 डिग्री का पूरक 70 डिग्री होता है। जहाँ डिग्री नहीं लिखा उसके लिए सॉरी भी, कई बार भूल जाते हैं। 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री ही होता है, और 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री होता है, 70 का पूरक 20 होता है, 80 का पूरक 10 होता है, 88 डिग्री का पूरक 2 डिग्री होता है। इससे आप निचोड़ निकाल लें, अर्थात इन दोनों को जोड़ लें। 60 में 30 जोड़ दें 90 हो जाएगा, 2 में 88 जोड़ दें, 88 में 2 जोड़ दें 90 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री और 80 डिग्री जोड़ दें 90 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री और 70 डिग्री जोड़ दें 90 हो जाएगा, और 45 में 45 डिग्री जोड़ दें 90 हो जाएगा। अब ये पूरक कोण की परिभाषा आ गई। 2 ही कोण है, ऐसे 2 कोण जिनका योग या जोड़ 90 डिग्री हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ये परिभाषा लिखती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये त्रिभुज आपका
समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का हो गया है, ये कोण मैंने थीटा दे दिया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर थीटा का मान 2 डिग्री है ये, तो ये 88 होगा, अर्थात यदि ये 2 डिग्री है तो ये 88 होगा। इन दोनों का जोड़ 90 होगा। ये दोनों कोण पूर्व कोण होंगे। अगर ये 45 है, ये 70 है मान लेता हूं, तो ये निश्चित तौर पर 20 डिग्री होगा। इन दोनों को जोड़ लो, आप त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ लें, 70 और 90, 160 और 20 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये छोटी क्लास में भी आप यानी छठी में, 7वीं में, 8वीं में पढ़ चुके हो। अगर यहाँ मैं ले लेता हूँ थीटा है ये कितना होगा, ये याद रखने वाली बात है, ये 90 माइनस थीटा होगा। जैसे 2 का पूरक होता है, मैंने 88 डायरेक्ट लिख दिया, मैं यहाँ ये लिख देता 90 माइनस 2, 90 डिग्री माइनस 2 अर्थात 88। यहाँ मैं लिख देता 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री अर्थात अपना हो जाता 80 डिग्री। अगर 20 डिग्री का पूरक ये लिख दिया होता मैंने 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अर्थात 70 डिग्री, तो भी सही है। और 45 का मैं लिख देता 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो अपना क्या बचता, 45 बचता। अगर मैं यहाँ कह दूँ थीटा डिग्री का पूरक, डिग्री नहीं होता सॉरी, थीटा का पूरक, तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा होगा। तो ये यदि कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कोण ए और कोण सी दोनों 90 डिग्री से कम है और दोनों ही पूरक कोण है। दोनों क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। एक समपूरक कोण हो रहा है, उसकी परिभाषा ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। 2 ही कोण होंगे, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये नो चांस ये बदलेगा नहीं, 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पूरक कोणों की त्रिकोणमिति क्या कह रही है, जिसपे मैंने सारणी बनाई थी, मैंने कहा इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। वो मान मैंने साइन वाले मान उठा करके 0 डिग्री वाले 90 वाले 0 में लाया था, वो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लगते ही पूरक कोण कहलाएगा और वो कोस थीटा में बदल जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लगते ही पूरक है, अर्थात कोस का पूरक कौन होता है, साइन थीटा होता है। पहला दूसरे का पूरक, दूसरा पहले का पूरक। पहला और दूसरा मैं इसलिए लिख रहा हूं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोशेक थीटा, और ये कोशेक थीटा। पहला पूरक होता है इसका, या व्युत्क्रम भी सॉरी, पहला पूरक होता है इसका और दूसरा पूरक होता है इस पहले का, पहला पूरक होता है दूसरे का। टेन पूरक होगा कोट का, कोट पूरक होगा टेन का, सेक पूरक होगा कोशेक का और कोशेक पूरक होगा सेक का। पहला पड़ोसी, दोनों के पड़ोसी लेने हैं, ये इसका पूरक ये इसका पूरक, कोट टेन का पूरक टेन कोट का पूरक, सेक कोशेक का पूरक कोशेक सेक का पूरक, अर्थात ये अपने पड़ोसियों में चेंज हो जाते हैं। ये पहला। दूसरा मैंने लिखा था tan 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा। 90 माइनस थीटा आते ही पूरक कोण है, इसलिए पूरक कोणों की त्रिकोणमिति है। कोट 90 माइनस थीटा आते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, tan थीटा में बदल जाएगा। और बच गए 2, सेक 90 माइनस थीटा आते ही कोशेक थीटा में बदल जाएगा, उसको हटाकर कोशेक थीटा लिख देंगे। और कोशेक 90 माइनस थीटा, कोशेक 90 माइनस थीटा जहां भी आ जाए उसको हटा करके सेक थीटा लिख सकता हूं। 2 मिनट में एक एक उदाहरण और ले लूंगा। याद करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। वो उदाहरण दे रहा हूं, मैंने साइन वाले आंकड़े फिर से याद दिला रहा हूं आपको। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके मान आपको याद रखे थे आप लोगों ने, वो यहाँ लिख रहा हूँ। इसका मान 0,
1/2, 1/2, वर्गमूल 3/2 और 1/1। दूसरा खाना मैंने कोस का भरा था। मैंने कहा साइन का पूर्व कोस होता है और 0 का पूर्व 90 होता है। साइन का पूर्व कोस हो गया और 0 का पूर्व 90 हो गया, इसलिए हमने 90 का मान लिया, अर्थात साइन 0 डिग्री कोस 90 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार साइन 30 किसका पूर्व होता है? साइन कोस का पूर्व होता है और 30 का पूर्व 60 होता है, इसलिए 60 वाला मान आकर के यहाँ रख दिया। इसी प्रकार साइन 45 का पूर्व कोस 45 होता है, साइन 45 वाला मान यहीं रख दिया। और साइन 30 का पूर्व कोस 60 होता है, साइन 30 वाले खाने में कोस 60 वाला मान ला के रख दिया, कोस 60 वाले में साइन 30 का मान, साइन 30 वाला कोस 60 में रख दो। साइन 0 का पूर्व कोस 90 होता है, यहाँ रखते हैं। मैंने कहा था ये पूर्व कोणों की त्रिकोणमिति पर आधारित है और ये सारणी मैंने पहला मान याद रखा था, ये मान उठा करके यहाँ लाया हूँ मैं। ये क्यों लाया हूँ मैंने कारण बता दिया। पूर्व कोणों की त्रिकोणमिति के आधार पर ये आपको याद रखना है। इन सारों को आप याद रखोगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मेरी तरफ से ये सारे त्रिकोणमितीय जो सूत्र हैं सारे मैंने करवा दिए हैं। इस पाठ को आप 2 बार 3 बार दोहरा लें, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, मेरा विश्वास है। धन्यवाद।